नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ क्रमांक 21 कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग, पाठ का नाम है कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग। इस पाठ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में परिचय कराने वाला हूं। तो इस पाठ में क्या है बच्चों की, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है उन आंतरिक अंगों के बारे में क्या है इसमें जानकारी दी गई है। तो लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे यानी मानव शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए। चित्र देखिए, यह चित्र हमारे श्वसन संस्थान का चित्र है। जैसे देखिए इसमें नाक है, श्वसन नलिका है, फेफड़े है और श्वसन मध्य पटल है और इसे हम श्वसन संस्थान कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। इसका चित्र आप ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत श्वसन संस्थान में नाक है, नाक के बाद श्वसन नलिका है, इसका देखिए श्वसन नलिका है और ये नाक हमारी है। इसके बाद हमारे फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा दोनों फेफड़े हैं और ये श्वसन मध्य पटल है। देखिए इसे श्वसन मध्य पटल कहते हैं। इस तरह से ये हमारे श्वसन संस्थान का यह चित्र है। तो श्वसन संस्थान में देखिए, जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को निरंतर हवा की, ऑक्सीजन की आपूर्ति होते रहना आवश्यक है। इसलिए हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर होता रहता है। हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास का काम करने वाले अंग हैं। अगले इस चित्र में अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास किन किन अंगों द्वारा होता है। तो आपने अभी इस चित्र को देखा और इस चित्र को आप वापस देखिए कि हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास करने वाले कौन कौन से का आप अवलोकन करिए। जैसे देखिए नाक से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उसके बाद श्वसन नलिका है, फेफड़े हैं और श्वसन मध्य पटल है। तो ये हमारे श्वसन संस्थान है। इस चित्र को देखने के बाद आगे हम देखते हैं कि क्या है इसके बारे में और क्या परिचय दिया गया है। जैसे इस आकृति को हमने ध्यान से देखा, ऊपर दी गई आकृति में श्वसन अंग दिखाए गए हैं। सांस लेते ही नाक के द्वारा अंदर ली गई हवा श्वसन नलिका में जाती है। श्वसन नलिका की 2 शाखाओं द्वारा यह हवा हमारे फेफड़े में प्रविष्ट होती है। फेफड़ों में इन दोनों शाखाओं में से असंख्य शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं के सिरों के पास हवा की थैलियां होती हैं। इन थैलियों को वायु कोश कहते हैं। इन थैलियों को क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, वक्ष गुहा अर्थात छाती और उदर गुहा के मध्य में पर्दे जैसा लचीला एक विशिष्ट अंग होता है। इसे श्वसन मध्य पटल कहते हैं। वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य में पर्दे जैसा एक लचीला विशिष्ट अंग होता है। इसे क्या कहते हैं, श्वसन मध्य पटल कहते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है बच्चों, फेफड़े हैं। फेफड़े के बाद देखिए श्वसन मध्य पटल का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया। उदर गुहा अर्थात पेट गुहा जो होती है, उदर गुहा और उसके बाद वक्ष गुहा, वक्ष अर्थात छाती। ये छाती और पेट के बीच में श्वसन मध्य पटल होता है। इस आकृति में श्वसन मध्य पटल का चित्र इस तरह से बनाया गया है। श्वसन मध्य पटल और उसकी हलचल, अब हम इसके बारे में देखिए परिचय प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, जब श्वसन मध्य पटल नीचे की ओर जाता है तब हवा नाक में से होकर श्वसन नलिका और उसकी दोनों शाखाओं से आगे वायु कोशों में भर जाती है। इसका फिर से एक बार देखिए, जब श्वसन मध्य पटल नीचे की ओर जाता है तब हवा
नाक में से होकर श्वसन नलिका और उसकी दोनों शाखाओं से आगे वायु कोशों में भर जाती है। श्वसन मध्यपटल जब ऊपर की ओर खिसकता है तब उच्छ्वास द्वारा हवा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये श्वसन मध्यपटल और इसकी हलचल से क्या होता है इसका हमने परिचय प्राप्त किया कि जब श्वसन मध्यपटल नीचे की ओर जाता है तब नाक में से होकर श्वसन नलिका और उसकी दोनों शाखाओं से आगे वायुकोश में जो है हवा भर जाती है, और श्वसन मध्यपटल जब ऊपर की ओर खिसकता है तब उच्छ्वास द्वारा हवा जो है बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से श्वसन मध्यपटल और उसकी हलचल और उसका कार्य है। इसके बाद हम देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। गैसों का आदान प्रदान बाहर की हवा वायु कोशों में पहुंचने के बाद हवा में उपस्थित ऑक्सीजन वायु कोशों के चारों ओर पाई जाने वाली अत्यंत पतली पतली रक्त वाहिनियों में जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में बहा कर ले जाती है। हम देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। बाहर की हवा वायु कोशों में पहुंचने के बाद हवा में उपस्थित ऑक्सीजन वायु कोशों के चारों ओर पाई जाने वाली अत्यंत पतली पतली रक्त वाहिनियों में जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में बहा कर ले जाती है। उसी समय शरीर के सभी भागों से रक्त के माध्यम से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों की हवा में मिश्रित हो जाती है। इसका एक बार मैं फिर से आपको वाचन करके बता रहा हूँ। देखिए, इसे ध्यान से सुनिए कि जब हवा वायु कोशों में बाहर से आती है, ऑक्सीजन वायु कोशों के चारों ओर पाई जाने वाली अत्यंत पतली पतली रक्त वाहिनियों में जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में बहा कर ले जाती है। रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में वो ऑक्सीजन जो है बहा कर ले जाती है। उसी समय शरीर के सभी भागों से रक्त के माध्यम से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों की हवा में मिश्रित हो जाती है। उच्छ्वास के समय वह शरीर के बाहर निकाल दी जाती है, अर्थात सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। हमारे फेफड़े जो हैं, हम जब बाहर की हवा को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। उच्छ्वास के समय वह शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। जो हम गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रकार वायु कोशों द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से गैसों का आदान प्रदान इस शरीर में होता रहता है। नाक के बारे में देखिए, कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे नाकों की क्रिया कैसे होती है। शरीर के बाहर की हवा में धूल और धुएं के सूक्ष्म कण और रोग कारक जीवाणु भी हो सकते हैं। इनके कारण हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। हमारी जो नाक है, हमारी नाक के आंतरिक त्वचा पर महीन बाल अर्थात रोम होते हैं। हमारी नाक की आंतरिक त्वचा पर महीन बाल होते हैं जिसे रोम। श्वसन अंगों की आंतरिक सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ जिसे श्लेष्मा होता है। हवा में उपस्थित कण उसमें चिपक जाते हैं। फलस्वरूप हवा में पाए जाने वाले हानिकारक घटक फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो नाक से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ जो श्लेष्मा के द्वारा बाहर से जो आए हुए सूक्ष्म कण है
धूल है, मिट्टी के कण जो हैं वह उसमें चिपक जाते हैं और उस श्लेष्मा के कारण, चिपचिपे पदार्थ श्लेष्मा के कारण जो है और नाक में स्थित बालों के कारण ये हानिकारक घटक जो है फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमारी नाक में ही चिपक जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में, जैसे शरीर के आंतरिक अंग हैं, मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, जठर है, अमाशय है, इसकी जानकारी प्राप्त किया और मैंने श्वसन संस्थान के बारे में आपको जानकारी दिया। ये चित्र देखिए जैसे श्वसन संस्थान का है। इसमें क्या है, नाक है, श्वसन नलिका है, फेफड़े हैं तथा श्वसन मध्य पटल है। श्वसन मध्य पटल और उसकी हलचल किस तरह से होती है इसकी जानकारी मैंने आपको दिया। इसके बाद गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है और हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से छोड़ते हैं इसका परिचय आपने प्राप्त किया। यानी उच्छ्वास के समय वह शरीर से जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस तरह से होता है इसका परिचय आपने प्राप्त किया। और हमारी नाक के आंतरिक त्वचा पर महीन बाल होते हैं तथा श्वसन अंगों की आंतरिक सतहों पर एक चिपचिपा पदार्थ जिसे श्लेष्मा कहते हैं वह हमारे नाक में बाहर से आने वाले दूषित कणों को क्या करता है, चिपका लेता है। इसके बाद हमने धूम्रपान से कुप्रभाव कि किस तरह से हमारे फेफड़े जो हैं धूम्रपान से खराब होते हैं और हमें मानव शरीर के फेफड़ों में, शरीर में अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं और हम अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से धूम्रपान के शिकार होते हैं। जैसे कोई यदि धूम्रपान कर रहा है, उसके बगल में हम बैठे हैं तो उसका धुआं जो है हमारी नाक में जाता है। तो इस तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान का उदाहरण है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए और हमें अपने शरीर के श्वसन संस्थानों का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सभी को।